हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मौर्य डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। मौर्य डायनेस्टी एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वो लास्ट जो भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी में उसमें बहुत क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए भी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी भी हिस्ट्री का कोई भी पीरियड पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में हमें पता कैसे लगता है, क्योंकि वो चीज़ तो पास्ट में हुई होती है। तो मुख्यतः कोई भी जो हिस्ट्री की जो पास्ट हुआ है, उसका जो मेन सोर्स होता है, या तो कोई लिटरेरी सोर्स होते हैं, या कोई फिजिकल सोर्स है, जैसे कोई वहाँ के फोर्ट हो गए, ठीक है? या फिर उस टाइम की बनाई हुई कुछ चीज़ें, जैसे कुछ आर्कियोलॉजिकल चीज़ें बनाई, कोई पिलर बनाया हुआ, जिसमें उस हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है। तो ये मुख्य मुख्य उस चीज़ के सोर्सेज होते हैं। तो वैसे ही जो हम अभी मौर्यन डायनेस्टी पढ़ते हैं, उसका हमारे क्या-क्या सोर्सेज है, हम सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो सोर्सेज है ना, जैसे हम सबसे पहले हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से बुक्स लिखे हुए हैं उस टाइम के बारे में लिखे गए हैं। तो ये बुक्स और उनके ऑथर एसएससी के बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन है। वो बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन-सा बुक किसने लिखा हुआ है, तो आप साथ-साथ इसको याद भी कर लें। देखिए, सबसे पहले है लिटरेरी सोर्स में हम कौटिल्य। कौटिल्य एक उस टाइम के महामंत्री जैसे थे, जो चंद्रगुप्त के आप उसने कैसे गुरु भी थे। उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, ठीक है? तो ये मौर्य जो डायनेस्टी है उसके बारे में बताता है। फिर मैं आपको बताऊं, एक बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय पे लिखा गया है, मतलब किस विषय को एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर है इट इज अ ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो अर्थशास्त्र है वो गवर्नमेंट पॉलिटी के ऊपर में लिखा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो एक आपको पता लग गया, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो मॉडर्न पीरियड के बारे में बताती है। दूसरा है मेगास्थनीज, ये भी एक लेखक है जिन्होंने लिखी इंडिका। जो मेगास्थनीज थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, उनके दरबार में एक एम्बेसडर थे, मतलब राजदूत थे सेलिकस निकेटर के। सेलिकस निकेटर एक राजा थे जो कि अलेक्जेंडर ने जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के रखा हुआ था नॉर्थ ऑफ इंडिया का, जैसे जो पाकिस्तान करंट पाकिस्तान वाला एरिया है, उसके वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उनके जो एक दूत थे मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में थे। उन्होंने एक किताब लिखी इंडिका। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिका किसने लिखी, तो आप लगाएंगे मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को के बारे में बताता है। ये 7 कास्ट सिस्टम को भी डिफाइन करता है, ठीक है? फिर एक है विशाखा दत्ता, ठीक है? विशाखा दत्ता दरअसल गुप्ता पीरियड के, जो कि मौर्य पीरियड के बाद का युग है, उसके एक वो थे, मतलब एक क्या कहते हैं, हम दरबार में एक मंत्री जैसे थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी मुद्रक्षका। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये मुद्रक्षका जो किताब है ये किसने लिखी, तो इसका उत्तर है विशाखा दत्ता। तो इन्होंने भी चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में इन्होंने लिखा कि कैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने चाणक्य की मदद से नंदा डायनेस्टी को हटाया, ठीक है? बाकी जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, देववंशा और महाविमसा, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये श्रीलंकन बहुत होली बुक्स है, श्रीलंकन होली बुक्स है। तो इसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। आगे मैंने जैसे आपको कहा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी हमें किसी पीरियड के बारे में पता लगता है। तो जो जैसे अशोक जो था ना, अशोक ने बहुत सारे एडिक्ट्स, मतलब जैसे आप अभी दिल्ली में आप लौह स्तंभ देखते हैं, उस टाइप के इन्होंने एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन लिखवाए। या फिर रॉक्स पे उन्होंने किसी विक्ट्री, अगर कोई जैसे विक्ट्री जीतते थे तो उसके बारे में कुछ उसमें लिखवा दिया रॉक में। तो ये सबसे ही पता लगता है। देखिए, एक बहुत ऐसा ना अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो ये एडिक्ट्स और ये जो पिलर एडिक्ट्स थे या केव्स पे जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, ये पहले इनके बारे में इतना नहीं पता था। इनके बारे में तब लगा जब जेम्स प्रिंसप नाम के एक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे, जेम्स प्रिंसप। उन्होंने 1837 में अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे ना, उनको डेसिफर कर लिया, मतलब उनको उन्होंने डिकोड कर लिया, या उनको समझ गए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे कि अशोक के एडिक्ट्स किसने डेसिफर किया, तो आप लगाएंगे जेम्स प्रिंसप। ये क्वेश्चन और बनता है इसी में से कि अगर कोई पूछे कि जो अशोक के एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शंस थे वो किस लैंग्वेज में लिखे थे, तो ये थे प्राकृत, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर कोई पूछे कि अशोक के एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखे थे, तो ये आप लिखेंगे प्राकृत, ठीक है? बाकी और भी जैसे किससे पता लगता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रमान का बनाया हुआ, इससे भी उस पीरियड के बारे में पता चलता है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनाए गए, तो आप लगाएंगे रुद्रमान।
बाकी मटेरियल रिमेन जैसे कि जो अभी उस टाइम के जो कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं, जैसे वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्ता एक बचा हुआ है, तो इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब सबसे पहले ना ओरिजिन ऑफ मौर्याज पढ़ते हैं। एक्चुअली जो मौर्याज है वो किस जाति के हैं या किस धर्म के हैं। धर्म तो हिंदू होंगे, लेकिन किस जाति के थे, वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ये अभी एकदम से कंप्लीटली डेसिफर नहीं किया गया है, कि पता नहीं लग पाया है वो किसके। हर किताब उन्हें अलग अलग कास्ट का बताती है। अगर आप पुराण की माने तो पुराण उन्हें शूद्र, जो कि उस टाइम मतलब एक छोटी जाति मानी जाती है, उस जाति के बताते हैं। जो मुद्रक की जो विशाखा दत्ता जो लिखी गई है, वो उन्हें वो भी कुलहीन मतलब छोटी कास्ट का बताती है मौर्यास को। जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, वो उन्हें वैश्य ओरिजिन का बताती है। बाकी जो बुद्धिस्ट जो वर्क था, है ना, बुद्धिस्ट वर्क, वो उन्हें हाई कास्ट का बताती है। वो ये कहती है कि वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ पिकॉक्स वगैरह रहते थे, और इसीलिए वो मौर्य कहलाए गए। ये कौन, बुद्धिस्ट वर्क बताता है। तो इससे पता लगता है कि जो बुद्धिस्ट वर्क था ना, वो उन्हें थोड़ा हाई कास्ट का बताता था। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको आगे पढ़ेंगे कि जो अशोक ने बुद्धिस्ट धर्म को बहुत हाई स्टेटस दिया, तो ये अगर उसके बाद लिखा गया होगा तो ना ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने अशोक और उसके जो प्रेडिसर्स है उनको हाई कास्ट का रखने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो बिल्कुल कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जितने ज्यादातर किताबों को अगर हम माने तो ये पता लगता है कि जो मौर्य थे वो लो क्लैन के मतलब लो कास्ट के लोग थे। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य हम डिस्कस करने पे से पहले सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए, अगर आपने इसका लास्ट वाला वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने खत्म किया था कि धनानंद, हमने बताया था कि जो नंदा डायनेस्टी का राष्ट्र लॉर्ड था धनानंद। तो धनानंद ऐसा, ये मतलब यहाँ स्लाइड में लिखा नहीं है, पर क्या हुआ था कि एक बार एक ये संत थे चाणक्य, तो ये कुछ धनानंद के उसमें गए, उसके क्या बोलते हैं, आ, राज दरबार में गए, और उन्होंने जो धनानंद थे वो थोड़े उस टाइप के मतलब अय्याश टाइप के राजा थे, तो उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी। तो जो चाणक्य थे वो दिमाग से बहुत ही मतलब चालाक और बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे, तो उन्होंने ऐसा दृढ़ निश्चय लिया कि मैं इस जो राजा है इसको इसके गद्दे से हटा दूंगा। ये ऐसे एक हिस्ट्री वाली कहानी चलती है। तो उन्होंने एक नॉर्मल एक जो एक बच्चा था चंद्रगुप्त, उसको उन्होंने शिक्षा विक्षा दे के बाद में चंद्रगुप्त ने ही धनानंद को हटाया वहां से। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या चीजें जरूरी है ये बताता है कि जो चंद्रगुप्त था उसने लास्ट नंदा रूलर धनानंद को उसके राजगद्दी से 322 में हटाया। किसकी मदद से? चाणक्य। देखिए, चाणक्य के बहुत नाम है, कौटिल्य भी कहते हैं उन्हें, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन ही पूछता है, तो ये ऐसे चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया। ठीक है, फिर 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बाद सेलिकस निकेटर को भी हरा दिया। तो देखिए, मैं बताऊं, इसकी हिस्ट्री ये ऐसी है कि कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर यहाँ से वापस गया तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेलिकस निकेटर के हाथ में दिया, जो एरिया उन्होंने जीता था नॉर्थ ऑफ इंडिया का, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का, तो वहां का जो रूलर थे वो सेलिकस निकेटर थे। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को भी हरा दिया, और उसने ईस्टर्न पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो एरिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। ठीक है, फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस निकेटर ने एक ट्रीटी साइन की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदू कुश का एरिया है वो उन दोनों के बीच की आ, वो डिस्टेंस है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का ना एरिया था, जो रेड वाला आप देख रहे हैं ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। तो यहाँ तक ये आपका अभी प्रेजेंट पाकिस्तान वगैरह है ना, ये इन्होंने सेलिकस निकेटर से जीता, और यहीं पर हिंदू कुश पड़ता था। तो इन्होंने इस वाले एरिया को, जो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एक बार ग्रीन से बताता हूँ मैं आपको। ये जो ये है आपका हिंदू कुश वाला इलाका, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस निकेटर ने इसे अपना मतलब कॉमन बॉर्डर मान लिया दोनों ने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मेगास्थनीज, जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेगास्थनीज थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, जो कि सेलिकस निकेटर ने भेजा था। तो यहाँ आपको पता लग गया ना ऊपर की इन दोनों ने ट्रीटी साइन कर ली थी। उसके बाद मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा। मेगास्थनीज से मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिया कि उन्होंने ये इंडिका किताब लिखी थी। फिर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया इन्होंने, और जब इनका आखिरी समय आया तो ये एक जो ये श्रवण बेलगोला जगह कर्नाटक है, ये वहां चले गए। ये आपको मैंने जैन निजम जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि भद्रबाहु डेकन्स में चले गए थे, मतलब कर्नाटक साइड चले गए थे जब बिहार में अकाल हुआ था। तो उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, और वहां पर वो मतलब धीरे धीरे काया क्लेश मतलब उन्हें धीरे धीरे खाना पीना बंद करके वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई।
फिर अंदर चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार नॉर्थ ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था कि नॉर्थ ऑफ इंडिया पूरा पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साथ यूनाइट कर दिया। उसके साथ साथ इनके टाइम पे ट्रेड वगैरह बहुत फ्लरिश हुआ और पैसा वगैरह मतलब मनी का यूज स्टार्ट हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे टैक्सेशन वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे होता था। सैनिटेशन, फमाइन रिलीफ बिकेम, मतलब एक खुशहाल राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके जो बेटे थे बिंदुसार, वो गद्दी पे बैठे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार को ग्रीक में किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अमितो केट्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक लोग इन्हें इस नाम से भी जानते थे। ठीक है, जिसका मतलब अगर संस्कृत में एक वर्ड होता है अमित्र घात, मतलब दुश्मनों का स्लेयर, जो दुश्मनों को मार देता है, उसके नाम से बिंदुसार जाने जाते थे ग्रीक नाम में। इनके लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये इकलौते राजा थे जिन्होंने आजीविका, एक सेक्ट था जो मैंने आपको बताया था कि मैखाली गौशाला ने एक आजीविका सेक्ट की स्थापना की थी। इन्होंने उसको मतलब पैट्रनाइज किया, मतलब उसको पैसे वैसे देके उसका बढ़ावा किया था आजीविका सेक्ट का। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो उस टाइम के राजा थे, अशोक, जिसको आज भी हम चक्रवर्ती अशोक के नाम से जाना जाते हैं। मतलब ये आज भी भारत के सबसे महान राजाओं के नाम से में इनका प्रमुख नाम लिया जाता है। तो इनके बारे में भी देखिए मुख्यतः बुद्धिस्ट लिटरेचर वगैरह से पता लगता है। और ऐसा माना जाता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु के बाद वहाँ के जो राजा थे उनके बीच में बहुत बड़ा मतलब गद्दी को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया और एक जो सबसे छोटा था तिसा, उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे कहते हैं कि अशोका ने मतलब शुरू में बहुत युद्ध करना पड़ा उन्हें अपने ये जो राजगद्दी पे बैठने के लिए। देखिए, जो इनकी ये लड़ाई थी लगभग 4 साल तक इनकी ये गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ाई चलती रही। और आखिरकार 269 बीसी में इन्होंने गद्दी पे मतलब बैठ गए। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि मौर्य के टाइम पर ये जो अशोक ने मतलब लगभग पूरे भारत को कब्जा कर लिया था। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि बिंदुसार के टाइम तक डेक्कन तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद जो नीचे का एरिया था ये इन्होंने अशोक के वक्त में कवर किया। और देख सकते हैं आप, जैसे इस चित्र में पता लग रहा है आपको कि अशोक के टाइम तक इन्होंने लगभग पूरा पूरा भारत जीत लिया था। बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ का जो अपना केरला वाला एरिया छोड़ के इन्होंने बाकी सारा एरिया अशोक ने जीत लिया था। ये आपको इस डायरेक्शन इस मैप में दिखा। ये मैंने टेबल स्टेट डाला क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पुराने एग्जामों में कि अशोक को ना बहुत नाम से जाना जाता था। तो ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं उनके जो पूछते हैं, जैसे देवन प्रिया, मतलब देवों में प्रिया अशोक राजा किसे कहा जाता है, ऐसे पूछेंगे तो आप अशोक लगाएंगे। ठीक है, पियादसी राजा मगध, ये भी अशोक का नाम है, पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि पियादसी राजा किसे कहा जाता है। तो ये सारे नाम ना किसके, अशोक के हैं। ये उनके अलग अलग एडिक्ट्स में, मतलब वो जो मैंने बताया ना कि पत्थरों वगैरह में इनके बारे में लिखा जाता है, ये नाम उन रॉक एडिक्ट्स वगैरह में लिखे गए हैं। तो ये आप थोड़ा इसको याद कर लेना। वैसे ये नाम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि ये पियादसी राजा किस राजा को कहा जाता था, तो ये थोड़ा एक बार याद कर लेना इनको। आगे देखिए क्या हुआ था। अशोक ने 269 बीसी में उन्होंने गद्दी पे बैठे। उसके बाद 261 बीसी में उन्होंने अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, जिन्होंने मतलब उनके पूरे जीवन को बदल दिया, वो था कलिंगा वार, जो कि कहीं उड़ीसा के आसपास में लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली कि कलिंगा वार कब फॉट हुई थी? तो ये हुई थी 261 बीसी। ठीक है, 261 बीसी में कलिंगा वार फॉट हुई थी। ऐसा पूछ सकता है आपसे कि कलिंगा, पूछा भी गया है पहले एग्जामों में कि कलिंगा वार कब हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर क्या हुआ, जो कलिंगा वार में जो मतलब वहां पर हत्याएं हुई और मौतें हुई, उसने मतलब उनका थोड़ा सा जो युद्ध के प्रति उनका नजरिया था वो बदल दिया उन्होंने। और उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ युद्ध से नहीं दुनिया को जीता जा सकता है, धर्म के मार्ग पर चल के भी हम बाकी चीजों को जीत सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने बिल्कुल ही युद्ध वगैरह त्याग दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कलिंगा को वापस कर देते, जबकि उन्होंने ऐसा किया नहीं। मतलब वो बहुत एक्सट्रीम से थोड़े माइल्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को का पालन किया और उन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत काम किए। जैसे उन्होंने अपने राजदूत अलग अलग, जैसे चोला किंगडम में भी भेजे, पांड्यास किंगडम में भेजे उन्होंने। फिर उन्होंने अपने ग्रीक रूलर्स को भी उन्होंने अपने यहाँ से मतलब मिशनरीज भेजे जो बुद्धिस्ट धर्म को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने श्रीलंका, जो कि पहले सिलोन के नाम से जाता था, वहां पर अपने बेटे या बेटी संघमित्रा के नाम से जानी जाती है, उनको भी भेजा। तो ये दिखाता है कि उसके बाद उन्होंने बाकी जो आ, राजा किंगडम थे उनसे युद्ध ना करने के बजाय उन्हें आ, एक कह सकते हैं कि धर्म के मार्ग से उनसे जुड़ने की कोशिश की।
तो ये हमने अशोक के बारे में पढ़ लिया। देखिए अशोक के बाद इतने कोई महान राजा हैं नहीं मौर्य पीरियड में। जो दो तीन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको स्लाइड में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। देखिए एक्चुअली मौर्य जो डायनेस्टी वो अराउंड 137 ईयर्स तक चली। और अशोक की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो मौर्यन अंपायर थी, क्योंकि बहुत बड़ी अंपायर थी, जो आपका पाकिस्तान से लेके आज के पूरा साउथ कर्नाटक तक पहुंच रखी थी, तो कोई स्ट्रांग राजा ना होने की वजह से ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जो वेस्टर्न पार्ट था वो कुणाल ने राज किया, जो कि अशोका के बेटे थे, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो वहां के राजा बने दशरथ। तो पूछ सकता है कि अशोक की मृत्यु के बाद जो इनका डिवीजन हुआ मौर्य अंपायर का वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में, तो वहां के राजा कौन कौन थे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये क्यों बृहस्पति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट मॉडर्न रूलर थे। और मैंने आपको पुरानी वीडियोज में बताया हुआ है कि एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, किसी डायनेस्टी का फर्स्ट और लास्ट पूछ सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप उन्हें याद कीजिए। तो जो लास्ट मौर्यन राजा थे बृहद्रथा, वो मौर्यन अंपायर के लास्ट राजा थे। और उनकी जो हत्या थी उन्हीं के जो कमांडर थे पशुमित्र संगा ने की, और वहीं से संगा डायनेस्टी की स्टार्ट हुई। तो संगा डायनेस्टी इसके बाद हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। बस ये जान लीजिए कि अगर पूछे कि मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो आप लगाएंगे बृहद्रथा, ठीक है। बात करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ना, जैसे अभी प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ उस टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, जो किंग होता था वो सबसे इंपॉर्टेंट होता था। उसके नीचे में आते थे अमात्य, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जनपद, जो वहाँ के टेरिटरी। ये इंपॉर्टेंस वाइज बता रहा है कि एक स्टेट इन चीजों से बनता था। फिर दुर्ग, फोर्ट से बनता था। ट्रेजरी, मतलब जहाँ पर पैसा वगैरह जमा होता था। सेना, आर्मी, मित्र। तो ये उनके बेसिक एलिमेंट्स थे स्टेट के, ठीक है। और ये इससे उनकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। बाकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनके पास मंत्री परिषद भी था। मंत्री परिषद में कौन कौन, एक तो खुद किंग होता था, ठीक है, और उसको असिस्ट करने के लिए कौन, युवराज, जो वहाँ का राजकुमार होगा, पुरोहित, जो प्रीस्ट होंगे, सेनापति, और अदर मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। ये लोग उसको असिस्ट करते हैं। देखिए एक मैंने युक्ता लिखा है, क्योंकि ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है कि युक्ता मौर्यन डायनेस्टी का कौन सा ऑफिसर होता था, तो ये वहाँ का रेवेन्यू ऑफिसर होता था, ठीक है। इसको ये मतलब आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको डाला यहाँ पर कि युक्ता एक रेवेन्यू ऑफिसर होता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे मूव करते हैं, तो उनकी प्रोविंशियल, मतलब जो उनकी जैसे सेंटर तो आपने पढ़ लिया, अब उनका जो प्रोविंशियल भी होता था, क्योंकि इतनी बड़ी जो अगर कोई साम्राज्य चलाना है, तो उसमें उनका विभाजन करना जरूरी है, तभी एक एफिशिएंट रूलिंग हो सकती है। जैसे अभी भी हमारे सेंटर में एक सेंटर पार्टी होती है स्टेट्स को मॉनिटर करने, तो वैसे ही उस टाइम पे प्रोविंसेस को उनके रीजन के हिसाब से बांट रखा था। जैसे उत्तर प्रथा में नॉर्दर्न प्रोविंस था, ये इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। फिर अवंती राष्ट्र था, जिसकी वेस्टर्न प्रोविंस आता है, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन। प्राची था, ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस कंट्रोल होता था यहाँ से, इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। कलिंग था, जो ईस्टर्न प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंस था। टौसाली इसकी राजधानी थी। दक्षिणी पट्टा, मतलब जो साउदर्न प्रोविंस था। सुवानगिरी, स्वर्णगिरी करके था। तो ये देखिए, तो मतलब बताया आपको बेसिक कि कैसे कैसे वो प्रोविंस में उन्होंने कैसे बांट रखा था, ताकि एक बहुत ही एफिशिएंट वहां पर रूलिंग हो सके। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा अगर एक बार और थ्रू मारेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए, अब इतनी बड़ी डायनेस्टी है, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो उसको अगर मेंटेन करना होगा तो एक बहुत स्ट्रांग आर्मी रखी होनी चाहिए। तो जो मॉडर्न डायनेस्टी रही, उसमें आर्मी बहुत स्ट्रांग रही। साथ ही साथ इन्होंने एक नेवी भी रखी, क्योंकि ये डेक्कन तक पहुंच गए थे, तो वहां पर कहीं सी रूट से कोई हमला ना हो जाए, तो इन्होंने एक नेवी भी अच्छे से मेंटेन कर रखी थी। आगे बात करते हैं कि हमें इनकी जो आर्मी है, मेगास्थनीज ने ऐसा कहा कि इन्होंने अपने आर्मी आर्मी को 30 ऑफिसर्स में डिवाइड किया हुआ था, जो कि 6 कमिटी में बटे हुए थे। जैसे कौन कौन से, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, नेवी। तो देखिए ये जो हाँ, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम्स में डायरेक्ट नहीं आ सकता, पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि वो जो डायनेस्टी थी कितनी समृद्ध डायनेस्टी, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो मैं बताते रहता हूँ, बाकी जो आपके नॉलेज के हिसाब से चीजें वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी इकोनॉमी बात करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। तो देखिए वहाँ की जो इकोनॉमी था, वहाँ की स्टेट का कंट्रोल था। वो लोग टैक्स भी कलेक्ट करते थे, 1/4 या 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ये पूछ सकते हैं कि वो कितना टैक्स इकट्ठा करते थे। 1/6 ऑफ प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि अगर आपके खेत है, तो उसमें खेत में से जो भी अगर 6 हिस्से हैं, तो उसमें एक हिस्सा आपको राष्ट्र को देना पड़ेगा, जो उस टाइम चलता था, ठीक है। उसके बाद वो लोग जो वहाँ के राजा था, वो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, जैसे सेतु सेतु बांध करके, और उसके बदले में वाटर टैक्स कलेक्ट करता था। फिर जो टोल्स वगैरह थे वो भी कलेक्ट किए जाते थे, जैसे आज भी टोल्स होते हैं ना गेट पे एंट्री के टाइम पे, वो उस टाइम भी कलेक्ट किए जाते थे।
जो स्टेट की थी वो मोनोपोली उनकी थी, किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, नमक के ऊपर में, और शराब की जो सेल्स वगैरह होती है या मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, इसमें मोनोपोली थे। और देखेंगे आप ये फीचर आज भी है, जैसे अभी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने पे सिर्फ सेंटर की मोनोपोली ना, तो ये उस टाइम भी होता था ऐसी चीजें। उसके बाद उस टाइम से एक हमें ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पता लगता है ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं वो टाइप भी बताऊंगा आपको। जो मॉडर्न पीरियड में थे उस टाइम पे पंचमार्क कॉइन्स यूज होते, पंचमार्क में आपका मतलब किसी का नाम वगैरह लिख के ऐसे कॉइन्स बनते थे, जो कि ट्रांजेक्शन करने के लिए यूजफुल होते थे। लेकिन उस टाइम जो कॉइन्स होते थे वो मोस्टली सिल्वर के होते थे। तो इसे पूछ सकता है कि मॉडर्न टाइम पे जो कॉइन होते थे वो किस मेटल के होते हैं, तो आप लगाएंगे सिल्वर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, किसी भी डायनेस्टी का आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो फ्यूचर तक बताता है कि वो डायनेस्टी कैसे रही। जैसे अभी हम मुगल के देखते हैं ना, मुगल के इतने इतने खूबसूरत खूबसूरत ताजमहल बना दिए, तो पता लगता है कि वहाँ के जो राजा वगैरह थे समृद्ध राजा थे। तो वैसे मॉडर्न आर्ट्स ने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने स्टोन मेसनरी, मतलब जो पत्थर तराश के जो मूर्तियां वूर्तियां बनाने के काम चलता ना, वो उस मॉडर्न टाइम पे स्टार्ट हो गया था। खासकर अशोक के टाइम पे बहुत अच्छा चला। बाकी हमको उनके जो स्टोन पिलर्स के कुछ कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ पर, एक कुम्हार, एक जगह है कुम्हारार, ये बिहार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ से मॉडर्न डायनेस्टी की बहुत सारी एक्सकेवेशन की गई हैं। पूछ सकता है कि कुम्हार किस डायनेस्टी की एक्सकेवेशन से फेमस हुआ है, तो आप लगाएंगे मौर्यन डायनेस्टी। बाकी उनकी उनकी जो आर्ट्स है, उसमें एक ये लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ एंड सांची, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी हमारा स्टेट एम्बलम है ना, वो वही सारनाथ पर जो लाइन कैपिटल का है, जिसमें मतलब एक सिक्के पे आप देखते हैं कि वो 4 शेर बने होते हैं, जिसे हम लाइन कैपिटल कहते हैं, ये सारनाथ से लिया गया है। और यही हमारा नेशनल एम्बलम है। ये 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। तो ये पूछ सकता है कि हमारा जो स्टेट एम्बलम है वो किससे लिया गया, तो आप आंसर लगाएंगे लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में मौर्यन अंपायर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और क्या क्या चीजें हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। बाकी इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कुछ आपको डिफिकल्टी या कुछ गलत है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, जो मौर्यन डायनेस्टी है उसके रिलेटेड एसएससी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं प्रीवियस में, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो फिर आपका ये जो मौर्यन अंपायर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।